चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, जैसे कि हमारा लास्ट क्लास में एक चैप्टर चल रहा था, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्रोसीजर एंड सेबी, राइट। तो मैं आपको एक बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को इस चैप्टर के बारे में दे चुका हूँ आपको प्रीवियस क्लास में, राइट। तो आज हम थोड़ा सा इसका एक्सटेंसिव सिचुएशन पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज अ टॉपिक ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट। स्टॉक मार्केट बोलो या स्टॉक एक्सचेंज बोलो, फॉर द बेटरमेंट इसका वर्ड यूज कीजिए यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसके क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो पहले आप मेरे साथ नोटिंग कर लीजिए, फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो कहते हैं प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। दीज आर सम पॉइंट्स। फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा, फिर वन बाय वन इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से। तो जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। बेटा आपने ध्यान से सुनना प्लीज। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, दैट इज कंपनी। सर कंपनी ने शेयर्स इशू किए, इशू करे बच्चे शेयर्स, राइट। और ये शेयर्स बेटा नाउ ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। अभी शेयर ट्रेड कहाँ हो रहे हैं बच्चे? स्टॉक एक्सचेंज में। तो जब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होंगे तो मुझे एक बात बताइए, एक सिचुएशन बताइएगा। तो इसका मतलब सर ट्रेडिंग में दोनों चीज होंगी, इसकी बाइंग भी होगी एंड सेलिंग भी होगी। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक मार्केट है ये क्या रोल प्ले कर रहा है? ये स्टॉक मार्केट बेटा एक बात बताइए, ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को आसानी से लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला रोल तो प्ले कर रहा है लिक्विडिटी का। दूसरा, एक बात बताइए कि डोंट यू थिंक बहुत सारे बायर एंड सेलर आर प्रेजेंट इन स्टॉक एक्सचेंज। और जब बहुत सारे बायर एंड सेलर स्टॉक एक्सचेंज में प्रेजेंट होते हैं तो डेफिनेटली आपके शेयर्स बार बार फ्लोट होता रहता है। और जब आपके शेयर्स बार बार फ्लोट होता रहता है तो आपके शेयर्स को एक मार्केटेबिलिटी भी मिलती है। यानी कि सर यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो लिक्विडिटी और दूसरा आपका शेयर्स एक मार्केट हो रहा होता है बेटा, राइट। लोगों की नजर में रहता है, बार बार फ्लोट होता रहता है बेटा, राइट, न्यूज चैनल्स में आता है। तो इसलिए बेटा आपके स्टॉक एक्सचेंज के जरिए लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है एग्जिस्टिंग शेयर्स को, और साथ के साथ बेटा आपकी कंपनी के शेयर को एक मार्केटेबिलिटी भी मिलती है। ये तो हो गया फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड लिखा हुआ है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सर क्या हमारी सिक्योरिटीज को प्राइसिंग में भी मदद मिलती है? यस, मैंने अभी आपको क्या बोला, स्टॉक एक्सचेंज में मैनी बायर्स एंड सेलर्स आर प्रेजेंट, और ये क्रिएट करते हैं बेटा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई यानी उस पर्टिकुलर शेयर्स की डिमांड और सप्लाई क्या है, और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आसानी से बेटा उस पर्टिकुलर शेयर का हम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है। ठीक है सर, बेसिकली यहाँ पर कंपनीज के ट्रेड हो रहे होते हैं शेयर्स, तो डेफिनेटली जो बायर एंड सेलर उसको परचेज कर रहे होते हैं, तो दे आर एज सिचुएशन, राइट। बायर्स डिमांड क्रिएट करेगा, सेलर सप्लाई क्रिएट करेगा, तो जिसका भी प्रेशर ज्यादा होगा उस तरीके से प्राइस को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने पढ़ा होगा बेटा, जब किसी भी पर्टिकुलर चीज की डिमांड हाई होती है, राइट, और मान लीजिए उसकी सप्लाई उसके डिमांड के कंपैरिजन में कम है, तो उसकी प्राइसेस बेटा बढ़ने लगेंगी।
तो डेफिनेटली इसका प्राइस बढ़ने लगेगा, और इसका प्राइस जो भी उस टाइम पे एग्जिस्टिंग चल रहा होगा स्टॉक मार्केट की मदद से हमें पता लग जाएगा। दूसरा सर, अगर किसी कंपनी का डिमांड बहुत लो है शेयर्स का, बट उसकी सप्लाई बेटा हाई है, राइट, ये आप बेसिक पैरामीटर है, तो डेफिनेटली प्राइस भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, लो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन की जो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, तो ये भी हमें स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही पता लग पाता है। अगला देखा हुआ सेफ्टी और ट्रांजेक्शन। बेटा एक बात बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, राइट, और इस इंस्टीट्यूशन में देयर इज अ मैनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। इसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है बेटा, सेबी, राइट। अब सेबी का बेटा एक ही काम है कि जो भी ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज में हो रहे हैं बेटा, क्या वो प्रॉपर लीगल फॉर्मेट में हो रहे हैं या नहीं, कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है स्टॉक मार्केट में, तो इसलिए बेटा, और दूसरा केवाईसी सर्विसेज वगैरह एवरीथिंग, राइट। तो जो रेगुलेशन सेबी को दिया गया है बेटा, उस रेगुलेशन की मदद से बेटा जितनी भी सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सेफ होती है, राइट, उसमें खतरा बहुत कम होता है। ऐसा नहीं बेटा कि 100% आपका रिस्क रिस्क कम हो गया, बट ऑलमोस्ट आपका रिस्क यहाँ पर कवर्ड हो गया। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा अपने आप में स्टॉक मार्केट एक पूरा बिजनेस है बेटा कई लोगों का, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। और ये स्कोप प्रोवाइड करता है बेटा स्पेकुलेशन का, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेकुलेशन, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा प्लीज। स्पेकुलेशन क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, फिर आराम से आपको टाइम मिलेगा लिखने का। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है सर, स्पेकुलेशन का स्कोप भी स्टॉक मार्केट हमें देता है। वैसे तो स्पेकुलेशन बेसिकली आपने सुना होगा सर, सट्टा होता है, राइट। बहुत सारे, अगर मैं कॉमन सेंस में, कॉमन लैंग्वेज में अगर आपसे बोलूं, कॉमन पार्लेंस में, तो स्पेकुलेशन जनरली आपने क्या सोचा हुआ है, दैट इज अ सट्टा, बट एक्चुअली में इट इज नॉट सट्टा। जब हम किसी भी शेयर्स में बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, उसको हम स्पेकुलेटिव ट्रेड बोलते हैं, स्पेकुलेशन बोलते हैं। सर कैसे, एक एग्जांपल दीजिए। देखो मान लीजिए बेटा एक पर्सन है मिस्टर एक्स, राइट, अब इसको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना, तो इसने क्या करा, एक कंपनी में शेयर बाय करे, एक कंपनी का शेयर बाय करा, और शेयर शेयर की वैल्यू चल रही थी 15.90। ये बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द सिचुएशन, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो अब मान लो शेयर प्राइस बढ़कर 23 रुपए हो गया। कितना हो गया, 23 रुपए हो गया। तो इसका मतलब सर यहाँ पर ये इसको सेल करके क्या प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सर इसने खरीदा कितने में था, ऑलमोस्ट 16 मान लेते हैं इसको, राइट, 16 इसको कंसिडर कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, और ये मान लीजिए सेल कर देता है 23 रुपए पे, तो इसको कितने का अप्रोक्सीमेटली बेनिफिट हो गया, 7 रुपीज का। तो इसको 7 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं बेटा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सर, लोग लो प्राइस पे खरीद के हाई प्राइस पे बेच के बेटा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ व्हाट, स्पेकुलेशन। तो ये स्टॉक मार्केट अगर नहीं होता तो शायद ये स्कोप भी ओपन नहीं हो पाता। तो स्टॉक मार्केट की वजह से बेटा लोग स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं स्टॉक मार्केट के। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा बेटा। इनको नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल्स को, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लेना फटाफट से। ये जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखवाए इनको नोट कर लीजिए फटाफट से। क्या समझ आ गया सभी को। देखो जी, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा इट्स बेसिक पार्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। सर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होते हैं, तो स्टेप वाइज हम चीजें पढ़ेंगे, राइट, स्टेप वाइज हम चीजें पढ़ेंगे। तो सर जब भी मान लीजिए एक मिस्टर मिस्टर एक्स को, कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, उसको ट्रेडिंग करनी है, राइट, अब वो आता है, सर लेट अस अज्यूम कि सर हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। ऐसा आप में से किसी पर्सन को अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग करने का क्या प्रोसीजर है, राइट, स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर परचेस करें। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर स्टेप है बेटा, उस स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करके आप एक पर्टिकुलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं बच्चे, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है सर एनएससी बीएससी में डायरेक्ट अकाउंट ओपन हो जाते हैं। नहीं बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल कि एनएससी और बीएससी में आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर दो। इट जस्ट लाइक कि आरबीआई के पास अकाउंट ओपन कर रहे हो, राइट। क्या आप आरबीआई के पास अकाउंट ओपन करते हैं, या आरबीआई के एजेंट्स बैंकों के पास जाके बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो ऐसे ही कुछ प्रोसीजर होता है बेटा स्टॉक एक्सचेंज का भी। तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला, अगर मैं बात करूं इंडिया में,
या पहला स्टेप लिख लो, स्टेप नंबर 1 कहते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टॉक ब्रोकर। तो सबसे पहले आप स्टॉक ब्रोकर का सिलेक्शन करते हैं। क्वेश्चन आता है सर ये स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं, राइट, इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो पहले आप थोड़ा इसके बारे में लिख लीजिए। फॉर ट्रेडिंग, फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्टली फर्स्टली you need to select a broker who registered with SEBI। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर का सिलेक्शन करना है जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हो। अब क्वेश्चन आता है सर ये क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखिए प्लीज। इधर देखो बेटा, फिर आराम से लिखते रहना। देखो, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारी जो अथॉरिटी होती है बेटा वो होती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। इसके बाद हमारा जो आता है, इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। और मैंने आपसे उस दिन बोला था बेटा कि भारत में एट प्रेजेंट जो नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज है वो दो है, बीएससी और एनएससी। ये है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब बेटा मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था उस टाइम का ये नाम है। और ये है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। तो एक है हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब क्वेश्चन आता है सर क्या हम डायरेक्टली इनके पास जा सकते हैं? नो। तो इनके पास इनके कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। कौन होते हैं बच्चे? स्टॉक ब्रोकर्स। यानी कि ये कौन होते हैं बेटा? दे आर मेंबर ऑफ एनएससी या बीएससी। ये एनएससी और बीएससी के ही क्या होते हैं बच्चे? मेंबर होते हैं, एंड डेफिनेटली रजिस्टर्ड विद सेबी, रजिस्टर्ड विद सेबी। और इनके जरिए बेटा कोई भी पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन, एन इंडिविजुअल पर्सन कैन सेलेक्ट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए बेटा वो इन स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है सर भारत में कितने स्टॉक ब्रोकर्स हैं? बहुत सारे हैं बेटा। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 5 पैसा कैपिटल, इसमें मेरा भी अकाउंट है बेटा। एक है ट्रस्ट लाइन, एंजल ब्रोकिंग, ठीक है, और मास्टर ट्रस्ट, शेर खान। तो ये बहुत सारे बेटा और भी हैं, जैसे आजकल एक बड़ा चलता है ऑक्टा एफएक्स ऐप, जो ऑनलाइन आप एड वगैरह देखते होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं बेटा स्टॉक ब्रोकर्स, तो जिनके पास आप आसानी से किसी भी पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इनके पास बेटा आप अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, राइट, फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, जहां पर आपको क्या करना होता है बेटा? स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या? राइट, उसके बाद क्या? तो पहले मुझे बताइए क्या ये समझ आया आपको? प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए बेटा। ये आई थिंक ऊपर वाली थ्योरी तो आपने नोट कर ही ली होगी, ये वाली, राइट। उसके बाद आप ये नीचे वाला प्रोसेस भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए बेटा इसको। चलिए स्टेप नंबर 2 लिखिए फटाफट से। द ओपनिंग
ऑफ डीमेट अकाउंट। बेटा इधर देख लो, और जिसका छूट गया कोई बात नहीं, मेरे से पीडीएफ ले लेना आप। डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। सर अभी तो आपने स्टॉक ब्रोकर बोला था, अभी डिपॉजिटरी कहाँ से आ गया? और ये डिपॉजिटरी होते क्या है? अब सुनना ध्यान से बेटा, आपने सिलेक्ट कर लिया था ब्रोकर, राइट? तो जनरली बेटा आपने सिलेक्शन किसका किया था? स्टॉक ब्रोकर का, ठीक है। यू आर इंडिविजुअल पर्सन, आपने सिलेक्शन कर लिया किसी ब्रोकर का। अब यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट और होता है, एक डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी, ठीक है, डिपॉजिटरी। अब जरा ध्यान से सुनेगा प्लीज। हालांकि देखो इन प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो स्टॉक ब्रोकर ही डिपॉजिटरी का लाइसेंस भी ले लेते हैं, बट जनरली दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा ये। क्योंकि जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके ना दो अकाउंट होने चाहिए। एक अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें से आप ट्रेड करते हैं। और एक होता है आपका डीमेट अकाउंट, जिसको डिपॉजिटरी अकाउंट्स भी हम बोलते हैं। होता क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग करने के बाद आपके शेयर्स कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे बेटा? डिपॉजिटरी के पास। तो वो डीमेट अकाउंट में शो हो रहे होते हैं। कहाँ शो होते हैं? डीमेट अकाउंट में। तो डीमेट अकाउंट में जनरली सेटलमेंट होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जनरली बेटा, हालांकि देखो दोनों ही अकाउंट स्टॉक ब्रोकर ही ओपन करता है, आपको तो पता भी नहीं होता। जनरली ये बोला जाता है कि भैया आपका कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है? डीमेट अकाउंट। तो जनरली क्या होता है, आप सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आप सारे डॉक्यूमेंट, अपना नाम, अपनी फोटो, सिग्नेचर, ध्यान सुने प्लीज, फोटो, साइन, सिग्नेचर, आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ठीक है। दीज डॉक्यूमेंट जनरली आप सबमिट करते हो किसके पास? स्टॉक ब्रोकर के पास। कोई फीस नहीं बेटा, नो फीस चार्जेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन होता है बेटा। देयर इज नो फीस चार्जेबल, ठीक है ना। आप आराम से ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी और पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, इसमें एक चीज होता है, एक आपकी वीडियो वेरिफिकेशन होती है। वीडियो वेरिफिकेशन होती है जहां पर वो वेरीफाई कर रहे होते हैं बेटा आपको, कि आपके आधार कार्ड के साथ आपकी एक वीडियो कॉल होती है, राइट? उसके जरिए आपका वेरिफिकेशन हो रहा होता है कि हाँ जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट जिस पर्सन के हैं उसी के हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करोगे स्टॉक ब्रोकर को, और स्टॉक ब्रोकर ही बेटा टाइप होता है किनके साथ? दो डिपॉजिटरी के साथ, या इन सम केसेस क्या 90-100% केसेस में स्टॉक ब्रोकर ही डिपॉजिटरी भी होते हैं। तो सर दोनों ही अकाउंट ओपन कर ले आपने, आपके दोनों अकाउंट ओपन हो जाएंगे। भारत में जनरली दो तरह के डिपॉजिटरी है, एक है बेटा एनएसडीएल, और एक है सीडीएसएल, ठीक है। एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी अकाउंट, सॉरी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। और एक है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो ये दो डिपॉजिटरी हैं बेटा इंडिया में, राइट, जिनके पास जनरली अकाउंट्स वगैरह ओपन होते हैं। पैन कार्ड बना, ये बेसिकली आपने सुना होगा, पैन कार्ड बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, एनएसडीएल और सीडीएलएस का, ठीक है। तो सर डीमेट अकाउंट ओपनिंग का सिचुएशन यही है बेटा कि आप सारे डॉक्यूमेंट आप स्टॉक ब्रोकर्स को देंगे। स्टॉक ब्रोकर जनरली क्या करेंगे बेटा, इनके साथ टाइप होता है या खुद ही ये डिपॉजिटरी भी होते हैं, तो आपके दोनों अकाउंट ओपन हो जाएंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट भी और डिपॉजिटरी अकाउंट भी। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे लिखवाना भूल गया, ये आपका बैंक डिटेल, ठीक है, आपकी बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे जाती है बेटा। और बैंक आपका ऑथराइज बैंक होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जब स्टॉक ब्रोकर को सबमिट करोगे, तो वो आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर देगा। वंस योर डीमेट अकाउंट इज ओपन, आप ट्रेडिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक थ्योरी मैंने आपको लिखवा दी, जरा इसका थ्योरेटिकल फॉर्मेट भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो देखिए, डीलिंग इन सिक्योरिटीज डीलिंग इन सिक्योरिटीज आर डन इन ऑनलाइन फॉर्मेट फॉर दिस investor need to open their account, कौन सा अकाउंट बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड डीमेट अकाउंट,
हालांकि बेटा इन प्रैक्टिकली सिर्फ डीमैट अकाउंट ही बोला जाता है, ठीक है, विद डिपॉजिटरी। तो ये जो अकाउंट होते हैं बच्चे डिपॉजिटरी के पास ओपन होते हैं, ठीक है भाई। डिपॉजिटरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट अगर आपको और भी डिटेल में जानना हो तो सेपरेटली मुझसे कॉल वगैरह करके पूछ सकते हैं डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक एक अथॉरिटी है बेटा जहाँ जनरली आपके शेयर्स वगैरह क्या होते हैं, सेटल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है जी। चलिए समझ आया बेटा ये, बोलिए फटाफट से सेकंड स्टेप समझ आया आपकी, नोट कर लीजिए बेटा इसको फटाफट से। तो देखिए जो नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी वो क्या कहती है, सर अगर डीमैट अकाउंट ओपन हो गया तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद ट्रेडिंग करोगे ना बेटा। तो देखिए एज सुन एज द डीमैट अकाउंट, इसको डिपॉजिटरी अकाउंट बोलते हैं, डीमेटलाइजेशन बोलते हैं, डीमेटलाइजेशन अकाउंट। द डिपॉजिटरी सॉरी डीमैट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज opened, he can make an order for buying and selling of securities। ठीक है भाई, तो जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट खुला, जैसे मान लीजिए मैं ट्रेडिंग विंडो आपको बताता हूँ सिचुएशन कैसे रहती है। मान लो दिस इज योर डीमैट अकाउंट, ठीक है, एंड दिस इज यू, मिस्टर यू, ठीक है। तो आपका जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो इस डीमैट अकाउंट में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बेटा डिपॉजिट करोगे कुछ पैसा। ऑब्वियस ही बात है ना, बिना पैसे के ट्रेडिंग कैसे करोगे। तो आपने इस अकाउंट में जो भी अकाउंट आपने लिंक किया हुआ था बेटा, उससे आप मनी डिपॉजिट कर दोगे। मान लीजिए आपने मनी डिपॉजिट कर दिए 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर दिए। अब आपने इससे ट्रेडिंग करना है जी। तो मान लो आपने एक शेयर लिया, और लेट अस अज्यूम कौन सा शेयर लें। अच्छा कोई शेयर का नाम बताओ चलो, कौन सा शेयर लेना चाहिए हमें, बोलो भैया। अबे बिटकॉइन शेयर थोड़ी है नालायक, बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी। हिंडाल्को, भाई ने बोला हिंडाल्को ले लो सर। चलो हिंडाल्को ले लेते हैं। बेटा जरा इसका शेयर प्राइस चेक करके बताना गूगल में कितना चल रहा है। मेरे ख्याल से 300 के आसपास होगा। थोड़ा जल्दी करो फटाफट, गूगल में सर्च करो शेयर प्राइस ऑफ हिंडाल्को। बेटा इतनी देर में तो मैं कर चुका होता। मैं ही कर लेता हूँ। 398 इसका प्राइस चल रहा है, 398.50। भाई साहब देख रहे हो, पता है ये शेयर आज से 1 साल पहले 90 रुपीज का था, और आज देखो इसका शेयर कितना चल रहा है। और 93 रुपीज पे मैंने इसको बाई किया हुआ था, हालांकि मैं इसको निकाल चुका हूँ 250 रुपए पे, राइट। बट देखो ये शेयर कितना चला गया, 398। तो लेट अस अज्यूम, इसको छोड़ते हैं अभी। अब जरा ध्यान सुनिएगा, हमने सर मान लीजिए हिंडाल्को का शेयर प्राइस परचेज कर लिया, सॉरी शेयर परचेज कर लिया, हमने लगाई बाई की बिड, हमने लगाई बाई की बिड, हमने हमारे पास कितने लाख, 1 लाख रुपए, हमने पूरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बेटा हिंडाल्को में। तो 398 के हिसाब से हमारे जो शेयर आएंगे 250 शेयर। तो मान लो मैंने यहाँ पर बिड लगाई 250 शेयर्स, राइट, एट द रेट ऑफ 398 प्राइस, ठीक है। तो मेरे प्रॉपर 1 लाख के शेयर्स आ जाएंगे। अब जैसे मानो मैं बिड लगाई, तो बहुत सारे बायर्स बैठे रहते हैं बेटा, तो उन्होंने मेरे शेयर, अपने शेयर सेल कर दिए मुझे। अब मेरे डीमेट अकाउंट में, राइट, मेरे डीमेट अकाउंट से 1 लाख रुपए डेबिट हो चुका होगा। 1 लाख रुपए क्या हो चुका होगा बच्चे,
डेबिट हो जाएगा और मेरे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे बेटा 250 शेयर्स ऑफ हिंडाल्को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिडिंग प्रोसेस, राइट। अब यही बेटा अगर मान लो बढ़ गया और बढ़ गया तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मान लो बाद में आपने बोला कि 250 शेयर्स मैं सेल करना चाहता हूँ तो आप बाई की बिड नहीं लगाओगे बेटा, अब लगाओगे बिड सेल की बिड। ठीक है, तो आपने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल 410 8 रुपए पे आप उसको बेचना चाहते हो। ठीक है, 408 रुपए पे उसको बेचना तो आपने बिड लगा दी। तो अगर कोई बायर बैठा होगा वो आप शेयर परचेस कर लेगा, इसका मतलब आपका सेल हो चुका है, राइट। तो फिर आपके अकाउंट से ये हट जाएंगे और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से बेटा इसको नोट कर लीजिए। देखो एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा, इन दिस प्रोसेस द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड आइदर ब्रॉट द शेयर्स और सोल्ड द शेयर्स। ठीक है बेटा, अगर आपने सेल की बिड लगाई है तो आपका शेयर सेल हो जाएंगे इफ द बायर अवेलेबल इन मार्केट, या फिर उसका वाइस वर्सा। और फिर कहते हैं सेटलमेंट कितने दिन में होता है। तो स्टेप नंबर 5 बेटा बात करता है सेटलमेंट की। इसके बाद करता है बच्चे सेटलमेंट। जैसा अभी आपने पढ़ा था ना, डीमेट अकाउंट में आपका शेयर क्रेडिट हो गया और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, देखो तुरंत ही आपके अकाउंट में दिखने लग जाएगा, बट वो सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। तो कहते हैं द फाइनल स्टेज, द फाइनल स्टेज ऑफ द डीलिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज दो तरह की सिचुएशन होती है, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, और एक होता है फॉरवर्ड सेटलमेंट। अब क्वेश्चन आता है सर फॉरवर्ड सेटलमेंट क्या है और स्पॉट सेटलमेंट क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए प्लीज। बेटा एक बात सुन लीजिए फिर आराम से नोट कर लीजिएगा, आपको टाइम मिलेगा नोटिंग का। तो स्पॉट सेटलमेंट क्या होते हैं, और स्पॉट सेटलमेंट का मतलब होता है सेटल्ड इन T+2 days। ठीक है, सेटल्ड इन T+2 days। तो इसमें सिचुएशन क्या होता है, सर T+1 days में सेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिस दिन आप शेयर परचेस करोगे उसके एक दिन के अंदर अंदर आपके पास बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है, और T+2 में डिलीवरी या पेमेंट हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं बेटा जिस दिन आपने शेयर परचेस करा उसी दिन आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो टाइम लेता है बेटा, T+2 days का टाइम लेता है, सेटलमेंट्स का टाइम लेता है। ठीक है, ये बेसिक सेटलमेंट्स होते हैं। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब होता है जी सेटलमेंट, इन दिस केस सेटलमेंट्स T+5 days होती हैं, और कुछ केसेस में T+7 days होती है। बेटा जनरली बेटा ये रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली नहीं मिलता, ये उन इन्वेस्टर्स को टाइम मिलता है बेटा सेटलमेंट का जो थोड़ा वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं और थोड़ा सा जिनका बेटा रेपुटेशन होता है मार्केट में। इसलिए बेटा उनको T+5 और T+7 days का टाइम मिल जाता है फॉरवर्ड मार्केट में, या फॉरवर्ड सेटलमेंट में, सॉरी। ठीक है, और स्पॉट सेटलमेंट का मतलब ये होता है T+2 days। तो आप जब जनरली ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो आप इसी सिचुएशन को फेस करेंगे कि T+2 days में सेटलमेंट्स वगैरह कैसे होती है। ठीक है, जिस दिन आपने ट्रेड किया आपके जीमेल अकाउंट में बेटा कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा, और T+2 days में बेटा आपके डीमेट अकाउंट में बेटा क्या हो जाएगा, प्रॉपर शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे या फिर डेबिट हो जाएंगे बेटा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सिचुएशन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा पहले इसको, राइट। ये सिंपल सा था, फिर सेटलमेंट वाला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।